बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम शुरू करते हैं जो नर्सिंग रिसर्च का दूसरा यूनिट है, एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च, उसका पार्ट 2। और इसमें जो है ना हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जो न्यूरेमबर्ग कोड है, न्यूरेमबर्ग कोड ऑफ एथिक्स है, और साथ में डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी है। तो इसका हम इन डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, अब ये जो न्यूरेमबर्ग कोड ऑफ एथिकल प्रैक्टिस है, ये क्यों आया था? तो जैसा कि पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जब नाजी एक्सपेरिमेंट हुई और उसी की वजह से नाजी एक्सपेरिमेंट के जो एट्रोसिटीज थी, जो जालिमाना एक्ट था उनका, जो कैदियों पे उन्होंने जो रिसर्च की थी, तो इसी की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा सफर्ड हुई थी और उन लोगों की जिंदगी भी जो है ना बहुत ज्यादा खतरे में पड़ गई थी। तो इसी के लिए फिर जो है ना न्यूरेमबर्ग कोड ऑफ एथिकल प्रैक्टिस जो है ना वो क्या हो गया, वो एस्टेब्लिश हो गया। The Nazi atrocities during the Second World War significantly violated the basic principles of human right. ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान ये हुआ था, नाजी एट्रोसिटीज, और इसी की वजह से जो है ना जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे वो क्या हो गई थी, वो वायलेट हो गई थी। एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द फर्स्ट कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर एथिकल रिसर्च वाज डेवलप। और इसी रिजल्ट में, इसी के रिएक्शन में जो है ना जो पहला कोड ऑफ एथिक्स था, जो न्यूरेमबर्ग कोड ऑफ एथिकल प्रैक्टिस था, तो वो क्या हो गया, वो डेवलप हो गया। ओके, अच्छा, अब न्यूरेमबर्ग कोड ऑफ एथिकल प्रैक्टिस है क्या, इसकी कौन कौन सी जो है ना अंडरपिनिंग्स है, प्रिंसिपल्स है। तो इनके ये फॉलोइंग प्रिंसिपल्स है, जिसको जो पहला प्रिंसिपल था, द वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द ह्यूमन सब्जेक्ट एज एब्सोल्युटली एसेंशियल। पहला इन्होंने बात की थी इनफॉर्म कंसेंट के बारे में। किस चीज के बारे में? इनफॉर्म कंसेंट के बारे में, कि सबसे पहले आपने अगर किसी भी पेशेंट को, किसी पार्टिसिपेंट को आपने रिसर्च में इन्वॉल्व करना है, तो आपने उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है और वो इंफॉर्मेशन इनफॉर्म कंसेंट आपने लेना है। और वो इनफॉर्म कंसेंट, वो जो मर्जी होता है, तो वो क्या होता है, वो वॉलेंटरी होगा। वो न तो जुल्म जबर तशद्दुद की बिना पे होगा, न किसी भी इंसेंटिव वगैरह के देने पे कि आप उनको जो है ना ज्यादा पैसे दे दो और उनको कहो कि मेरे साथ रिसर्च में शामिल हो जाओ। नहीं, वो वॉलेंटियर कंसेंट आप उनसे लोगे। ओके, सबसे पहले ये एसेंशियल है। द एक्सपेरिमेंट शुड बी सच एज टू यील्ड फ्रूटफुल रिजल्ट फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। अब ये जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, ये जो रिसर्च आप कर रहे हो, तो ये क्या होगा, ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा, सोसाइटी से इसको बेनिफिट्स होगा, इससे बेनिफिट्स होगा। अनप्रोक्रेबल बाय अदर मेथड्स और मींस ऑफ स्टडी। और ये ऐसा रिसर्च होगा कि जो किसी और स्टडी के थ्रू जो है ना वो क्या होगा, वो अटेनेबल नहीं होगा, वो अचीवेबल नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई ऐसा स्टडी है जो किसी और स्टडी के थ्रू वो इजीली अचीव हो सकता है, तो फिर आप उसके लिए रिसर्च नहीं करोगे। सिर्फ उन स्टडीज के लिए, उन चीजों के लिए, उन प्रॉब्लम्स के लिए जो है ना आप रिसर्च करोगे जो किसी और स्टडी या किसी और मेथड के थ्रू जो है ना वो इजीली अचीवेबल नहीं हो। ओके, एंड नॉट रैंडम एंड अननेसेसरी एंड नेचर। और वो स्टडी जो आप कर रहे हो वो ऐसा भी नहीं होगा कि आप रैंडमली किसी भी चीज को उठाओ या बगैर जरूरत की किसी भी चीज पे आप स्टडी करो। नहीं, वो जरूर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को वो क्या होगा, वो आंसर देने में मददगार होगा। मीन की जिस चीज की जरूरत हो और जिस चीज को जो है ना सोसाइटी में उसकी डिमांड हो, तो आप उन्हीं चीज के बारे में जो है ना रिसर्च कंडक्ट करोगे। द एक्सपेरिमेंट शुड बी सो डिजाइन्ड एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन and a knowledge of the natural history of disease or other problems under study, that the anticipated result will justify the performance of the experiment. अब ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो should be so designed and based on the results of animal experimentation. अब ये जो एक्सपेरिमेंट आप ह्यूमन पे कर रहे हो, तो ये सबसे पहले आपने क्या होगा, आपने एनिमल पे जरूर इसका एक्सपेरिमेंट किया होगा, ताकि ह्यूमन के लिए जो है ना ये क्या हो, ये सेफ हो और रिस्क कम हो। ओके, एंड नॉलेज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। और आपके साथ जो एक्सपेरिमेंट आप ह्यूमन भी कर रहे हो, जिस डिजीज का आप स्टडी ह्यूमन भी कर रहे हो, तो आपके पास जरूर जो है ना उन डिजीज का नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, आपके पास उसके बारे में जरूर नॉलेज हो कि ये डिजीज जो है ना किस तरह आकर होता है, किस तरह इसको जो है ना हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह जो है ना ये कंटीजियस दूसरे लोगों को लगता है। तो ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज आपके पास हो, पहले से आपने जो है ना इनको एक्सपेरिमेंट किया हो एनिमल्स पे। ओके, और अदर प्रॉब्लम अंडर स्टडी दैट या कोई और प्रॉब्लम हो, या डिजीज हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन सबसे पहले आपके पास उनके बारे में जो है ना नॉलेज जरूर हो।
that the anticipated result will justify the performance of the experiment। और आपके पास इतना नॉलेज हो कि जो एंटिसिपेटेड रिजल्ट मीन कि पहले से आप उनका आउटकम जो है ना वो अपने जहन में तस्वुर करो कि ये वाली चीज है, ये डिजीज है, अगर मैं ह्यूमन पे की एक्सपेरिमेंट करूं तो ये इस वजह से हो सकता है। ओके, तो ये क्या होगा कि एंटिसिपेटेड रिजल्ट विल जस्टिफाई द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो आपकी जो एंटिसिपेटेड रिजल्ट है, जो आउटकम्स आप अपने जहन में तस्वुर करते हो, तो वो क्या हो, वो एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई कर रहा हो। आप रिसर्च कर रहे हो, लेकिन रिसर्च का आपका जो गोल है, जो एम है, वो आपके रिजल्ट जो है ना उसी एम को जस्टिफाई कर रहा हो। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप एक रिसर्च किसी पे जो है ना किसी डिजीज का मुतालिया कर रहे हो, किसी डिजीज का स्टडी कर रहे हो, लेकिन आपने जो है ना पहले से ये सोचा कि मैं जो है ना ये वाला वायरस अगर मैं इंजेक्ट भी इस बंदे में कर दूं तो इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर ये रिजल्ट भी निकलेगा तो इस रिजल्ट को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और मुझे जो एक्सपेरिमेंट से जो फायदे पहुंचते हैं तो वो फायदे मैं जो है ना इस रिजल्ट के बिहाफ पे जो है ना वो जो आउटकम्स है, आउटकम्स मैं कंट्रोल कर सकता हूँ चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए। और जो एक्सपेरिमेंट की विल जस्टिफाई द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो इन्हीं रिजल्ट के बिहाफ पे जो है ना मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मेरे साथ जो है ना ये रिजल्ट आते हैं और ये हमारे पास रिस्क एनालिसिस है। अब रिस्क एनालिसिस जो है ना उससे बेनिफिट्स कहीं ज्यादा है, एंटिसिपेटेड रिजल्ट कहीं ज्यादा मेरे कंट्रोल में है। ओके, तो इस तरह की जो है ना आप फिर एक्सपेरिमेंट के लिए रिसर्च के लिए जो है ना फिर आप अहल होगे, वो एथिकल होगा। अच्छा, फोर प्रिंसिपल, द एक्सपेरिमेंट शुड बी सो कंडक्टेड एंड सो टू अवॉइड ऑल अननेसेसरी फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग्स एंड इंजरी। अब एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले आपने ये लाजमी करना है कि किसी भी किस्म का फिजिकल और मेंटल सफरिंग या इंजरी जो है ना वो क्या हो, वो आपके एक्सपेरिमेंट या रिसर्च की वजह से जो है ना वो ना हो। ओके, नो एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड वेयर देयर इज एन a freer reason to believe that death or disabling injury will occur। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट आप ऐसी नहीं करोगे जिससे जो है ना आपका जो एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स हो, उन एंटिसिपेटेड रिजल्ट में जो है ना आप ये तस्वुर करो कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ लेकिन हो सकता है कि इससे कोई बंदा जो है ना वो डिसेबल हो जाए, हो सकता है कि इसको जो है ना कोई मेजर इंजरी हो जाए मेरे एक्सपेरिमेंट से। अगर कोई ऐसी कोई भी खदशा हो तो आप वो एक्सपेरिमेंट जो है ना वो नहीं करेंगे। ओके, एक्सेप्ट परहैप्स and those experiments where the experimental physician also serve as a subject। लेकिन वही एक्सपेरिमेंट में आप जो है ना आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर उसमें जो है ना खतरा भी हो, रिस्क भी हो, लेकिन उसमें जो है ना जो एक्सपेरिमेंटर है, जो रिसर्चर है, वो खुद इन्वॉल्व हो, खुद जो है ना अपनी आप भी वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हो, तो आप जो है ना उसके साथ वो रिस्क ले सकते हो। ओके, लेकिन उसके लिए भी फिर क्या है, उसके लिए भी जो है ना need to be too carefully and strong justification to proceed। उसके लिए भी जो है ना आपने बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है और बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन भी आपने देना है कि मैं खुद भी जो है ना एक्सपेरिमेंट में ये रिसर्च में अपने आप ही भी कर रहा हूँ और मेरे साथ और भी लोग जो है ना इन्वॉल्व हो जाए, तो और लोग जो है ना उसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे उसमें रिस्क थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन उस रिसर्च ने जो है ना खुद अगर रिसर्च अपने आप को इन्वॉल्व करता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ना बेनिफिट्स में ज्यादा दिखते हैं ऑलरेडी, लेकिन वो भी जो है ना बहुत ज्यादा केयरफुल भी हो और जस्टिफाइबल भी हो। ओके, द डिग्री ऑफ रिस्क टू बी टेकन शुड नेवर एक्सीड दैट डिटरमिन्ड बाय द ह्यूमैनिटेरियन इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बाय द एक्सपेरिमेंट। और जो रिस्क आप ले रही हो ना तो वो रिस्क भी इतना ज्यादा नहीं हो कि ह्यूमन के लाइफ से भी ज्यादा हो, मीन कि रिस्क जो है ना वो ह्यूमैनिटेरियन इंपॉर्टेंस से ज्यादा नहीं हो। ह्यूमैनिटेरियन का जितना इंपॉर्टेंस है तो उससे आपका रिस्क जो लेते हो तो वो ह्यूमैनिटेरियन इंपॉर्टेंस से हमेशा कम हो। मीन कि अगर आप ऐसे रिस्क नहीं लोगे कि एक बंदे का जिंदगी इसमें जा सकता है और हम जो है ना रिसर्च कंडक्ट करते हैं, वो रिसर्च आप कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पहली जिंदगी है फिर जो है ना आपका रिसर्च है। ओके, तो ये वाली ये क्या है, न्यूरेमबर्ग कोड है। इसमें क्वेश्चन इस तरह आएगी कि आपको जो है ना कोई सिनेरियो वगैरह जो है ना उन्होंने दी होगी और आप जो है ना उसमें डिटरमिन करोगे कि ये किस कोड के बेस पे जो है ना ये वाला है, या ये कोड जो है ना ये कब डेवलप हो गया, या ये एथिकल प्रिंसिपल है या नहीं है। ओके, अच्छा, फिर न्यूरेमबर्ग कोड में 7 नंबर पे क्या है, प्रॉपर प्रिपरेशन शुड बी मेड एंड एडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट अगेंस्ट इवन रिमोट पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी, डिसेबिलिटी और डेथ। आप क्या करो कि प्रॉपर प्रिपरेशन आप करोगे और आप जो है ना शुड बी मेड एंड एडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, प्रिपरेशन भी आपका बेस्ट हो
आपके साथ फैसिलिटीज भी हो, ताकि जो आपके साथ पार्टिसिपेंट्स है, जो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट मेन पार्टिसिपेंट है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसको थोड़ी सी भी इंजरी का पॉसिबिलिटी ना हो, थोड़ी सी भी डिसेबिलिटी का पॉसिबिलिटी ना हो, थोड़ी सी भी डेथ का पॉसिबिलिटी ना हो, आपके पास प्रिपरेशन भी हो, आपके पास जो है ना फैसिलिटीज भी हो। ओके, बाय कम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी आपकी प्रिपरेशन आपकी क्या होगी, कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड एक्सेस टू एडिक्वेट फैसिलिटीज, आपके पास कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होगा। ओके, और आपके पास जो है ना जो फैसिलिटीज होते हैं उनके हाथ जो है ना आपका अप्रोच होगा, तो आप फैसिलिटीज को अरेंज कर सकते हो, आप इंजरी डिसेबिलिटी डेथ को जो है ना आप क्या कर सकते हो, आप इनकी पॉसिबिलिटीज को खत्म करते हो। द एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड ओनली बाय साइंटिफिकली क्वालिफाइड पर्सन। फिर इसके बाद एक और एथिकल प्रिंसिपल कि आपने जो है ना अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो ऐसी वैसी बंदे पे नहीं करना, जिन्होंने जो है बीएसएन की हो और वो जो है ना लोगों पे मेडिसिन की तजुर्बे कर रही हो, जिन्होंने फार्मेसी का भी ग्रेजुएट हो और वो जो है ना लोगों पे मेडिसिन जो है ना वो क्या कर रहे हो, वो उसके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। लेकिन वो बंदा क्या हो, वो क्वालिफाइड पर्सन होता है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्किल एंड केयर शुड बी रिक्वायर्ड through all stages of experiment of those who conduct or engage in the experiment। जो बंदा एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहा हो, ये एंगेज कर रहा हो, तो उसके पास जो है ना हायर डिग्री ऑफ स्किल्स होनी चाहिए और केयर होनी चाहिए, ताकि जो भी एक्सपेरिमेंट का जो भी स्टेज हो, तो उसी हर एक स्टेज में जो है ना उनकी स्किल्स और उनकी केयरिंग कैपेबिलिटी जो है ना वो इसमें बरोई कार लाए जाए। ओके, अच्छा फिर 9 नंबर कोड क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट द ह्यूमन सब्जेक्ट शुड बी एट लिबर्टी टू ब्रिंग द एक्सपेरिमेंट टू एन एंड। अब ये जो है ना ये क्या है, ये आप उस पार्टिसिपेंट को ये भी आप क्या दोगे, इजाजत दोगे, परमिशन दोगे कि जब वो चाहे वो जो है ना एक्सपेरिमेंट से अपने आप को अलग कर सकते हैं। आप उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करोगे कि आपने मेरे साथ जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट किया और इन तक आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। जब भी पार्टिसिपेंट्स को सब्जेक्ट को अपना आप क्या लगा, गैर महफूज लगा, या वो चाहता है, तो उनके पास ये लिबर्टी हो कि वो अपने आप को एक्सपेरिमेंट से या एक्सपेरिमेंट को वो क्या करे, वो खत्म करे कि मैं जिन एक्सपेरिमेंट बाकी नहीं करा। इफ ही हैज रीच्ड द फिजिकल और मेंटल स्टेट वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट सीम्स टू हिम टू बी इम्पॉसिबल। अगर वो जो एक्सपेरिमेंटर है वो एक ऐसी स्टेज पे वो पहुंच जाए, वो एक ऐसी फिजिकल और मेंटल स्टेट पे पहुंच जाए जहां पे उनको ये लग रहा हो कि मेरे लिए आगे एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाना मेरे लिए बेहतर नहीं, मेरे हक में नहीं है, और मैं जो है ना इनको खत्म करना चाहता हूँ, तो उनको जो है ना ये आजादी हो कि वो एक्सपेरिमेंट को टू द एंड करे। ओके, during the course of experiment the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment at any stage। ये जो है ना ये क्या है, सब्जेक्ट है, वो अपने आप को अलग कर सकते हैं। ये साइंटिस्ट इंचार्ज है, जो एक्सपेरिमेंट का इंचार्ज होता है, तो वो किसी भी वक्त जो है ना वो एक्सपेरिमेंट को खत्म कर सकता है। इफ ही इज probable cause to believe and the exercise of the good of faith, superior skill and careful judgment required of him that a continuation of the experiment is likely to result in injury। अगर वो अपने स्किल के बिहाफ पे, अगर वो जो है ना अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अकीदी पैथ के बिहाफ पे, अपनी केयरफुल जजमेंट के बिहाफ पे वो ये बात कहे कि यार ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या है, इससे इंजरी आकर हो सकती है, इससे डिसेबिलिटी आकर हो सकती है, या इससे जो है ना पेशेंट को, जो सब्जेक्ट है, पार्टिसिपेंट है, उसको डेथ आकर हो सकता है। अगर वो ये बात कही तो उनको ये लिबर्टी हो कि वो क्या करे, वो एक्सपेरिमेंट को इन करे, वो खत्म करे। ओके, अच्छा फिर इसके बाद न्यूरेमबर्ग कोड ऑफ एथिकल प्रैक्टिस, इसकी वीकनेसेस क्या है या लिमिटेशन क्या है। ओके, लिमिटेशन इसकी है, द ओनली वीक पॉइंट ऑफ दिस कोड वाज द सेल्फ रेगुलेशन ऑफ रिसर्चर। इसमें क्या किया गया कि इसमें जो है ना कोई एनफोर्स क्राइटेरिया नहीं पब्लिश किया गया कि ये क्राइटेरिया है, इसके साथ जो है ना रिसर्चर ने चलना है। इन्होंने जो है ना सेल्फ रेगुलेशन प्रैक्टिसेस रिसर्चर को कहा कि ये वाली अच्छी बात है, ये वाली ये है, ये आप अपने आप में ला लो, लेके आओ। अब हर एक रिसर्चर का अपना मर्जी होता है, अपना इंटरेस्ट होता है, वो किस तरह जो है ना वो क्या करे, उनको जो है ना जो पार्टिसिपेंट्स है उसको किस तरह जो है ना वो इन्वॉल्व करे अपने रिसर्च में। विच कैन बी अब्यूज्ड इन सम रिसर्च हैव नो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म इन्होंने वजह नहीं किया न्यूरेमबर्ग ने। सो रिसर्चर में प्रायोरिटाइज देयर ओन इंटरेस्ट ओवर पार्टिसिपेंट्स। इसी वजह से कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं था, क्राइटेरिया नहीं था, तो इसी की वजह से रिसर्चर जो है ना वो हो सकता है कि अपने इंटरेस्ट को पार्टिसिपेंट के इंटरेस्ट पे जो है ना वो क्या करे, वो पार्टिसिपेंट के इंटरेस्ट पे वो प्रायोरिटाइज करे। ओके, मीन कि वो जो है ना ये कही कि
रिस्क खैर है, कोई मसला नहीं, मेरे लिए बेनिफिट जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क जो है ना वैसे भी पार्टिसिपेंट को पहुंच रहा है। तो ये जो है ना ये क्या सेल्फ रेगुलेशन है, आपने जो है ना रिसर्च को आजाद छोड़ा कि ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन कोई इन्फोर्समेंट क्राइटेरिया आपने जो है ना उन पे वो नहीं किया। ओके, ऑल डिक्लेरेशन फॉलोड फॉरवर्ड नॉन थेरेप्यूटिक रिसर्च। अब जितनी भी इसके बाद और ये वाली जो है ना ये जितने भी आ रहे हैं बाद में, तो उन सब ने जो है ना क्या किया, नॉन थेरेप्यूटिक रिसर्च को इन्होंने फॉरवर्ड किया, उनसे इनकार किया कि नॉन थेरेप्यूटिक रिसर्च नहीं होना चाहिए। अब नॉन थेरेप्यूटिक रिसर्च क्या है, एक होते थेरेप्यूटिक रिसर्च, थेरेप्यूटिक रिसर्च जो हम बाद में भी पढ़ेंगे इसी हेलसिंकी में, कि थेरेप्यूटिक रिसर्च में जो है ना ये होता है कि आप जो है ना क्या करते हो, आप पेशेंट को डील करते हो, आप उस पर रिसर्च करते हो, लेकिन साथ में वो रिसर्च उनके लिए प्रॉफिटेबल भी होता है, बेनिफिशियल भी होता है। मीन ये कि एक कैंसर पेशेंट है, आप उस कैंसर पेशेंट पे कोई कैंसर का न्यू मेडिकेशन आया, आप उस पर जो है ना रिसर्च कर रहे हो उस कैंसर पेशेंट पे, तो इसी आपकी जो कैंसर मेडिकेशन है उसी की वजह से उनको भी बेनिफिट्स मिल रहा है। तो ये किया है, ये थेरेप्यूटिक रिसर्च है। नॉन थेरेप्यूटिक रिसर्च ऐसा होता है जिसकी वजह से जो है ना डायरेक्टली पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता, डायरेक्टली जो है ना उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता, तो उसको हम कहते हैं नॉन थेरेप्यूटिक। तो नॉन थेरेप्यूटिक रिसर्च में आप जो है ना वो ज्यादातर हम किस पे करते हैं, वो जो डेड बॉडीज होते हैं ज्यादातर हम उन पे करते हैं। नॉन थेरेप्यूटिक में ऐसे होते हैं कि आप कोई बीमारी जो है ना आप एक पेशेंट पे क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो कि ये एक न्यू बीमारी है या कोई वायरस है, आप जो है ना उस वायरस के इफेक्ट्स को आप समझते हो कि इनका ड्यूरेशन कितना होगा, किस तरह जो है पेशेंट को अफेक्ट करता है, किस तरह जो है फैलता है, और आप एक वॉलेंटियर को आप उठा लो कि मैं जो है ना इसका एक्सपेरिमेंट आप पे कर रहा हूँ, तो उसी एक्सपेरिमेंट से उस पेशेंट को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा, कोई भी डायरेक्ट थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या होता है, ये नॉन थेरेप्यूटिक होता है, नॉन थेरेप्यूटिक इन्होंने फॉरवर्ड किया। लेकिन न्यूरेमबर्ग का जो वो है, न्यूरेमबर्ग कोड ऑफ एथिकल प्रैक्टिस है, तो इसमें नॉन थेरेप्यूटिक और थेरेप्यूटिक के दरमियान जो है ना इन्होंने कोई एक्सप्लिसिटली इन्होंने नहीं बताया था कि ये थेरेप्यूटिक है नॉन थेरेप्यूटिक है। लेकिन इसके बाद जो वो आया हेलसिंकी का जो डिक्लेरेशन था, तो इन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई किया कि ये जो है ना ये थेरेप्यूटिक है और ये नॉन थेरेप्यूटिक रिसर्च है। ओके, अच्छा, अब हेलसिंकी ने ये बात की, एस्टेब्लिश बाय वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन WMA, इन्होंने जो है ना ये वाला एस्टेब्लिश किया हेलसिंकी। और हेलसिंकी का जो डिक्लेरेशन था ये किया था, ये बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ विद इन द न्यूरेमबर्ग कोड ऑफ एथिकल प्रैक्टिस, इन्होंने न्यूरेमबर्ग कोड ऑफ एथिकल प्रैक्टिस को इवॉल्व किया और भी डेवलप किया। ओके, provided the basis, Nuremberg Code of Ethical Practice provided the basis for the development of the recommendations involving human subjects। अब न्यूरेमबर्ग कोड ने जो है क्या किया, इन्होंने डेवलपमेंट लेके आए कि वो रिसर्च जिसमें ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो तो उसमें क्या क्या करना चाहिए, और वो डेवलपमेंट और रिकमेंडेशन जो न्यूरेमबर्ग कोड ऑफ एथिकल प्रैक्टिस में आई, तो वो क्या थी, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी की फॉर्म में वो वजूद में आई। ओके, मेन की न्यूरेमबर्ग कोड ऑफ एथिकल प्रैक्टिस थी, वो तो कोड्स हमने पढ़ी ये सब कुछ, लेकिन अब इन्हीं कोड में कुछ डेवलपमेंट्स आ गई, कुछ रिकमेंडेशन और भी ज्यादा हो गई, और स्पेसिफिकली वही कोड जिसमें जो है ना ह्यूमन सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व थी, ये जो है ना ये स्पेसिफिकली ह्यूमन सब्जेक्ट को ओरिएंटेड है, और वो जो न्यूरेमबर्ग कोड था तो वो ओवरऑल था, ब्रॉडर एस्पेक्ट था। तो डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी के फॉर्म में वो हो गई, अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन 1964। दिस क्लैरिफाई डिफरेंशिएट बिटवीन थेराप्यूटिक एंड नॉन थेराप्यूटिक रिसर्च। अब ये जो डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी था, इन्होंने जो है क्लियरली डिस्टिंग्विश किया कि ये जो है ना ये थेराप्यूटिक रिसर्च है, ये नॉन थेराप्यूटिक रिसर्च है। थेराप्यूटिक रिसर्च इन्होंने कहा कि कौन सा है, रिसर्च विच ऑफर्स पार्टिसिपेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिसीव एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दैट मे हैव बेनिफिशियल इफेक्ट्स। वो रिसर्च जो सब्जेक्ट होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होता है, उनको क्या करे, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट से फायदा उठाए। मीन कि उस पर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसी एक्सपेरिमेंट से जो है ना उन्हीं पेशेंट को डायरेक्टली क्या वो बेनिफिट्स हो, तो वो क्या होता है, वो थेराप्यूटिक रिसर्च है। ट्रीटमेंट विद एन एक्सपेरिमेंटल ड्रग, एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, जैसे कि मैंने आपको जो है कैंसर पेशेंट का एग्जांपल दे दी, कैंसरस पेशेंट है या कोई एड्स पेशेंट है, एड्स पेशेंट भी जो है ना आप कोई न्यू मेडिकेशन जो है ना वो एड्स वाला मेडिसिन है, HIV अगेंस्ट मेडिसिन है, आप उस पर जो है ना ऑब्जर्व करते हो, आप उस पर रिसर्च करते हो, तो वो उन पेशेंट को भी उनसे जो है ना बेनिफिट्स हो सकता है। ओके, तो ये क्या होता है, थेराप्यूटिक रिसर्च। नॉन थेराप्यूटिक रिसर्च विच परमिट्स द जनरेशन ऑफ नॉलेज दैट मे बेनिफिट फ्यूचर जनरेशन बट विच इज अनलाइकली
to benefit those involved. अब इस नॉन थेरेप्यूटिक रिसर्च का मेन एम नॉलेज जनरेशन होता है। क्या होता है? नॉलेज जनरेशन होता है। और नॉलेज जनरेशन किस चीज के लिए? जो नेक्स्ट लोग होते हैं, जो नेक्स्ट लोग होते हैं उनके लिए आप नॉलेज जनरेट करते हो, लेकिन जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसको इस एक्सपेरिमेंट से कोई भी फायदा नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई न्यू बीमारी आया है, डिजीज आया है, और उसको जो है ना आप क्या करते हो, आप एक्सपेरिमेंट उस पर करना चाहते हो और आप एक वॉलंटियर को उठाओ, उस पर जो है ना आप कहो कि ये वाला मैं अभी ये वायरस है, बैक्टीरिया वगैरह जो भी है, मैं आपको जो है ना इसको ट्रांसमिट करता हूँ और आप पे मैं रिसर्च करता हूँ कि इससे जो है ना किस तरह जो है ना ये सेल्स को अफेक्ट करते हैं, किस तरह जो है ना ये फैलता है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ये चीज आप मालूम करते हो। लेकिन ये किस चीज के लिए? कि जो नेक्स्ट लोग आ रहे होते हैं, नेक्स्ट लोगों को ये लग रहा होता है, तो उनके बारे में मैं आगाही जो है ना वो पिला दूं। लेकिन जो बंदा इन्वॉल्व होता है उसको कोई भी बेनिफिट नहीं होता, तो ये नॉन थेरेप्यूटिक होता है। डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी क्या था? द डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी इलस्ट्रेट द एथिकल issues that must be considered in undertaking research involving human participation. अब ये ओरिएंटेड है ह्यूमन पार्टिसिपेंट तक कि जो ह्यूमन सब्जेक्ट होते हैं, जब भी किसी भी रिसर्च में आप ह्यूमंस को इन्वॉल्व करते हो तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के वक्त आपने जो है ना फिर एथिकल इश्यूज को मस्ट कंसिडर करना है। अब एथिकल इश्यूज जो पहले हमने पढ़ी वही साथ में, सच इश्यूज आर बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वो इश्यूज क्या होंगे एथिकल इश्यूज? वो एथिकल इश्यूज ये होगी कि आप जो है ना ह्यूमन डिग्निटी का रिस्पेक्ट करोगे कि ये ह्यूमन है और आपने इस पार्टिसिपेंट को इज अ ह्यूमन ट्रीट करना है, उसकी ह्यूमन राइट्स का आपने ख्याल रखना है। ऑटोनॉमी आपने उन पेशेंट को देना है, उन पार्टिसिपेंट को सेल्फ डिटर्मिनेशन कि वो क्या है, वो ऑटोनॉमस हो, वो जो है ना अपने बारे में जो है ना वो फैसला करे कि मैं इसमें वॉलंटियरली पार्टिसिपेट हो रहा हूँ या नहीं। ट्रुथ का आप ख्याल रखोगे, वेरासिटी जिसको कहते हैं ना कि आप जो है ना बयान करोगे पेशेंट को, पार्टिसिपेंट को कि ये इसके बेनिफिट्स है, ये रिस्क है, आप सच सच उनको बताओगे। एंड जस्टिस, आप फेयरली जो है ना आप ट्रीट करोगे जो आपके पार्टिसिपेंट्स है, हर एक को सेम रिस्क सेम बेनिफिट जो है ना आप हर एक को विद जस्टिस जो है ना वो एक्सपोज करोगे। अच्छा, देयर मस्ट बी नो प्रिपरेशनल एडवांटेज टू पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स एंड देयर मस्ट बी नो इंसेंटिव टू द पार्टिसिपेंट्स। फिर इन्होंने कहा कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ऐसा नहीं हो कि आपने जो है ना कोई एक पार्टिसिपेंट को, आपके पास 5 लोग हैं, 5 में जो है ना आपने 2 के साथ खुफिया बात की है कि आप 2 जो है ना रेस से बिल्कुल मुबर्रा होगे, ये जो बाकी 3 हैं इनको जो है ना मैं रिस्क को जो है ना एक्सपोज करूंगा, आप 2 को मैं जो है ना रिस्क के लिए एक्सपोज नहीं करूंगा। तो ये क्या होता है? ये प्रेफरेंशियल एडवांटेज होते हैं कि आप 2 को प्रेफरेंस देते हो, बाकी 3 को आप प्रेफरेंस नहीं देते। तो इसी तरह जो है ना ये अनफेयर होता है और आपने जो है ना ऐसा कोई भी प्रेफरेंशियल एडवांटेज किसी भी पार्टिसिपेंट को नहीं देना है। साथ में आपने किसी भी पार्टिसिपेंट को इंसेंटिव भी नहीं देना है कि आपने उनको पैसे दी और पैसे के बिहाफ पे जो है ना आपने उनको राजी किया, इनफॉर्म कंसेंट आपने उनसे ले लिया। तो ये भी जो है ना कंसेंट जब आप लोगे तो वो फेवरली वॉलंटियर होगा। ओके, these considerations have been defined as reflecting the conflict between the protection of human rights and the generation of knowledge. अब ये जो कंसिडरेशन है ये क्या है कि इसी के थ्रू जो है ना आप, ये एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि आप जो है ना एक ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन होता है और दूसरा जो है ना जनरेशन ऑफ नॉलेज होता है। जैसे कि हमने थेरेप्यूटिक नॉन थेरेप्यूटिक की बात की, तो ये वाली जो एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, ये एथिकल प्रिंसिपल क्लियरली डिफाइन करते हैं कि आपने ह्यूमन राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। अगर आपने जो है ना नॉलेज जनरेट करना है तो वो आपने जो है ना किस तरह करना है, किन हालात में जो है ना आप कर सकते हो। नॉलेज जनरेशन के लिए आप इन्फॉर्म कंसेंट जो है ना वो जरूर होगी, वो आप लोगे। तो वो कौन बताता है आपको? ये एथिकल प्रिंसिपल आपको बताते हैं। दिस मीन्स दैट रिसर्चर मस्ट टेक पर्टिकुलर care to ensure that people are not exploited or harmed in any way by the conduct of research. इसका सिंपल मतलब ये होगा, ये एथिकल प्रिंसिपल्स का, कि रिसर्चर इस बात को इंश्योर करे कि आपने किसी भी पार्टिसिपेंट को न एक्सप्लॉइट करना है, न उनको नुकसान पहुंचाना है, और एन अवे बाय द कंडक्ट ऑफ रिसर्च। जब भी आप रिसर्च कंडक्ट करते हो, रिसर्च करते हो, तो आपने किसी भी पार्टिसिपेंट को आपने एक्सप्लॉइट नहीं करना, आपने हार्म नहीं करना। और ये जो है ना ये इंश्योर करेगा रिसर्चर। और रिसर्चर किन चीजों को देख के इंश्योर करेगा? जब वो इन्हीं एथिकल प्रिंसिपल्स को देखेंगे तो इसी के बिहाफ पे जो है ना वो इंश्योर करेंगे। ओके,
अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर एथिकल कंसिडरेशन, जो बेसिक एथिकल प्रिंसिपल है जिसमें आता है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन है, फिर जो है ना बेनिफिशियंस है और जस्टिस है। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स है, इनको जो है ना हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ये रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, बेनिफिशियंस, जस्टिस। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट पार्ट में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।